नमस्कार साथियों, अभिव्यक्ति परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले 24 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, आज के दिन जो न्यूज़ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रही है उन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे वोक वोटर टैलेंट एडवाइजर रिपोर्ट 2023 क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अकीरा क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो पैरा ऑर्चर विश्व चैंपियनशिप है इसमें भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज के जो न्यूज़ में जो हेडलाइन रही है उनके ऊपर चर्चा करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है ऑफर का। ठीक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शॉपिंग से संबंधित हो या एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे वो कार बाइक से संबंधित हो। हम हमेशा इस बात की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कब ऑफर मिले हमको और कब हम उस चीज़ को परचेज करें। ठीक है, तो अभिव्यक्ति परिवार आपके लिए लेकर आए एक सुनहरा अवसर जिसमें आप बहुत ही बेहद कम कीमत पर जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसका संपूर्ण कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो देखो करसन सर का बर्थडे है, कब है? 8 अगस्त को। देखो 8 अगस्त से पहले यानी 8 अगस्त तक के, इवन 8 अगस्त को भी आप ये जो कोर्सेज खरीदते हैं, कौन से कोर्सेज? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट वाला, जूनियर अकाउंटेंट का, राजस्थान पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, ये सारे जो ऐप पे दिए गए कोर्सेज हैं उनको आप परचेज करते हैं तो उन पे आपको स्पेशल 31% का डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो 31% का डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि सर का ये 31वां बर्थडे है और इस पर सर ने स्पेशली बोला है कि बच्चों को 31% का डिस्काउंट अलग से दिया जाए। तो जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो तो दिया जाएगा, पहले से दिया जा रहा है वो तो दिया जाएगा। जैसे इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का है। ठीक है, ये देखो 15,000 का पूरा सिलेबस है, इसको हम दे रहे हैं 3,599 में। ठीक है, देखो इस पर कितना ऑफ है? तो 76% ऑफ दिया गया है, लेकिन इसके अलावा 31% और ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो राशि है इसमें से 31% और कम कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब सुनहरा अवसर है। जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो ऐप पर जाइए, ठीक, और वहाँ से उस कोर्स को परचेज कीजिए और एक बहुत बड़ा डिस्काउंट वहाँ पर दिया गया है, उसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो जल्दी से इस जो सेशन को है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, और अब हम देखते हैं कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है, ठीक है, उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन पहला क्या है? हाल ही में जलवायु परिवर्तन एक चर्चा का मुद्दा रहा है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है कि भारत ने 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जब मोदी सरकार ने इस चीज़ की घोषणा की कि हम 2030 से पहले क्या करेंगे कि भारत में जितनी भी बिजली का उत्पादन हो रहा है उसका 40% गैर जीवाश्म स्रोतों से उसको मतलब उत्पादित करेंगे। ठीक है, अब ये जो गैर जीवाश्म स्रोत क्या है कि ऐसे स्रोत जो मतलब जीवाश्म पर आधारित नहीं होते हैं। जीवाश्म पर आधारित स्रोत क्या है? जैसे कोयले से अगर बिजली बनाते हैं तो वो जीवाश्म आधारित बिजली कहलाती है। ठीक है, तो गैर जीवाश्म आधारित बिजली कौन सी? जैसे पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई। ठीक है, तो ये सारी क्या है? गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा है। तो भारत ने ये प्रतिबद्धता जताई थी विश्व समुदाय के समक्ष कि हम 2030 तक क्या करने वाले हैं, भारत में जितनी भी बिजली का उपयोग होता है, जितनी भी बिजली उत्पादित की जाती है उसका 40% हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जो परमाणु ऊर्जा है उनसे उत्पादित करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये इस लक्ष्य को हमने हासिल कर लिया है। कब कर लिया है? तो नवंबर 2021 में इसको हासिल कर लिया है। ठीक है, यानी कि ये जो लक्ष्य हमने रखा था इसको समय से पहले ही हासिल कर लिया है हमने। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि COP21 में जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़े समझौते जिसको बोलते हैं पेरिस समझौता 2015 में हुआ था जो कि को अपनाया गया है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। जो COP21 है इसमें पेरिस जलवायु समझौते को अपनाया गया है और ये जो पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ठीक है, तो देखो इसी जो लाइन में है एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है और वो क्या है? पहली तो ये चीज़ कि COP 2021 की बैठक कब हुई थी? 2015 में।
ठीक है। 2015 में क्या किया गया था, पेरिस जलवायु समझौता स्वीकार किया गया था। अब कौन सी बैठक में स्वीकार किया गया था, तो कोप 21 की बैठक में ही इसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये कोप 21 क्या है, ये कोप क्या है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक, देखो ये जो संगठन है UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, इस संगठन की बैठकों को कोप कहा जाता है। ठीक है, और ये 21 किस बात को प्रदर्शित करता है, ये बैठक की संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर पहली बैठक हो तो कोप 1, दूसरी है तो कोप 2। ठीक है, और ये चूंकि ये 21वीं बैठक थी इसलिए इसको बोलते हैं कोप 21। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, और कोप 21 कहाँ हुई थी, तो पेरिस में हुई थी, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक, तो तीसरा देखो, तीसरा जो विकल्प है वो ये है कि इसका उद्देश्य, यानी कि कोप पेरिस समझौते के बारे में बोला गया है कि पेरिस समझौता 2015 का उद्देश्य इस सदी में वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस तक लाना है। ठीक है, तथा आगे चलकर तापमान वृद्धि को 2.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो पेरिस जो जलवायु समझौता है उसमें बोला गया था कि हम क्या करेंगे, इस सदी के अंत तक जो पूर्व औद्योगिक स्तर था, ठीक है, उसमें जो उसके बाद जो वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हुई है उसको हमको कम करना है। और कितना कम करना है, तो इस सदी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस तक इसको कम करना है। ठीक है, और आगे चलकर क्या करना है, आगे चलकर इसको और भी ज़्यादा कम करना है। और कहाँ तक लाना है, पूर्व औद्योगिक स्तर के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको लाना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है। ये 3 डिग्री की जगह यहाँ कितना आएगा, 2 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसको इसमें कमी करनी है। उसके बाद आगे चलकर क्या करना है कि 2.5 तक नहीं, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको लेकर आना है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। और चूंकि हमको असत्य कथन का चुनाव करना था तो सही आंसर होगा सी। ठीक है, देखो अगला जो ऑप्शन दिया गया है कि भारत ने 2016 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। चूंकि पेरिस जलवायु समझौता हालांकि 2015 में हुआ था। ठीक है, तो 15 में इस पर सहमति बनी थी। इस पर इसको सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए कब खोला गया है, 2016 में। यानी कि अगर कोई देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहे कि हम भी इस समझौते के सदस्य बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कब से खोला गया है कि 2016 से। ठीक है, तो और देखते हैं कि पेरिस जलवायु समझौते के बारे में जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, देखो पेरिस जलवायु समझौता क्या है, ठीक है, कब हुआ था ये याद रखना। पहली चीज़ तो कब हुआ था, 2015 में हुआ था। किस में हुआ था, तो कोप 21 की बैठक में हुआ था। ठीक है, देखो ये इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि इस सदी के अंत तक जो वैश्विक तापमान है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वृद्धि को हमको कम करना है। और कहाँ तक लाना है, पूर्व औद्योगिक स्तर के 2 डिग्री सेल्सियस तक उसको कम करना है। और आगे चलकर क्या करेंगे, इसको और कम करते हुए कहाँ तक लेके आएंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको लेकर आएंगे। ठीक है, पहले बता रहा हूँ मैं कि पेरिस जलवायु समझौता इस पर सहमति कब बनी थी, 2015 में बनी थी। ठीक है, लेकिन ये सदस्य देशों के लिए यानी कि विश्व के सभी देशों के लिए खोला कब गया था, हस्ताक्षर करने के लिए कब खोला गया था, तो 2016 में, नेक्स्ट साल से। ठीक है, तो देखो भारत ने जब इसको खोला गया हस्ताक्षर के लिए तभी भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। उस समय अमेरिका ने भी इस पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, लेकिन बाद में ट्रंप ने क्या किया, जून 2017 में, ठीक है, लगभग 1 साल बाद क्या कर लिया, इससे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अपना नाम वापस खींच लिया कि हम अब इसके सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक, घोषणा कब की, तो जून 2017 में। यानी कि ये याद रखना है कि अमेरिका अब ये जो पेरिस जलवायु समझौता है इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन ऐसे दे दे कि निम्न में से कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता या पेरिस समझौते का सदस्य नहीं है, ठीक, और वहाँ पर ऑप्शन हो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा देश है, सबसे शक्तिशाली देश है, तो माइंड में ये आता है कि ये तो इसका सदस्य होगा, जरूर होगा, लेकिन सदस्य नहीं है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाल ही में अखबारों में देखी गई पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है,
ये पार्वती नदी चर्चा में क्यों रही है, क्योंकि ये भी क्या है, अपने खतरे के निशान से ऊपर है, इसमें भी बाढ़ देखी गई है। ठीक है, तो चूंकि ये वर्तमान में चर्चा का मुद्दा रही है, ठीक है, तो पूछा गया है हमको कि ये किसकी सहायक नदी है। 4 नदी दी गई है, बनास, चंबल, यमुना और लूनी। ठीक है? तो पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से निकलती है। ठीक है, और सीहोर जिले में जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका हिस्सा है, तो विंध्याचल पहाड़ियों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, विंध्याचल पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से निकलती है, विंध्याचल पहाड़ियों से ये निकल कर आती है। ठीक है, और राजस्थान में 12 जिले से प्रवेश करती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, 12 जिले से प्रवेश करती है और सवाई माधोपुर में जाकर ये किस में गिर जाती है, तो चंबल नदी में गिर जाती है। ठीक है, किस में गिरती है, चंबल नदी में गिरती है। ठीक है, देखो अगर राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें कि राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो 12, कोटा, सवाई माधोपुर, ये 3 जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद यह क्या करेगी, चंबल नदी में गिर जाएगी। ठीक, अगर कुल लंबाई की बात करें कि इसकी राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो 65 किलोमीटर है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर इन्हीं चीज़ों को हम मैप में देखें, ठीक है, तो मैप में कहाँ पर है चंबल, तो देखो ये जो ग्रीन ग्रीन है ये क्या है, चंबल नदी है। ठीक है, क्या है, चंबल नदी है। ठीक, अगर बात करें पार्वती नदी की, ठीक है, तो यहाँ से निकलती है ये ब्लू लाइन। ठीक है, ये क्या है, मध्य प्रदेश का सिरों है, यहाँ से निकल कर आती है पार्वती नदी। ठीक, और इस प्रकार से बहती हुई सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में गिर जाती है। ठीक है, ये जो चंबल नदी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अगर चंबल नदी के उद्गम की बात करें कि चंबल नदी कहाँ से निकल कर आती है, ठीक है, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से ही निकल कर आती है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसको हम मऊ बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर जिन पहाड़ियों से वो निकल कर आती है उनका नाम है जनापाव। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मऊ में स्थित जनापाव पहाड़ियों से वो निकल कर आती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगी, राजस्थान में प्रवेश करेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ये इटावा के पास जाकर क्या करेगी, यमुना में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो चंबल नदी पर 3 बांध हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको देखना है कि कौन कौन से हैं। उनका जो याद रखने की ट्रिक है वो है JPG। ठीक है, यानी कि जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और ये है प्रताप सागर बांध। ठीक है, और तीसरा है गांधी सागर बांध। ठीक है, तो ये 3 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर। ठीक है, और चंबल नदी पर ये जो तीनों बांध बनाए गए हैं, अगर उनकी लोकेशन देखें तो लोकेशन यहाँ पर है, कोटा में कौन सा है, ठीक है, तो कोटा में है जवाहर सागर बांध है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में कौन सा है, तो प्रताप सागर बांध है। ये भी याद रखना है। ठीक है, देखो और देखो फैक्ट हमको याद हो रहे हैं। देखो जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, राजस्थान के कौन से जिले में, तो कोटा जिले में। ठीक, प्रताप सागर की अगर बात करें, प्रताप सागर बांध कौन से जिले में है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, अगर गांधी सागर की बात करें तो ये देखो गांधी सागर बांध कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश की मंदसौर तहसील में है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोक वाटर टैलेंट एडवाइजर रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, वोक वाटर टैलेंट एडवाइजर ने एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, पहली चीज, भारतीय यूनिकॉर्न में 96% CFO क्या कौन है, पुरुष है, जबकि महिलाएं केवल 4% ही हैं। ठीक है, ये CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी कि किसी कंपनी का जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। ठीक, उनकी इसमें चर्चा की गई है कि अगर भारत की यूनिकॉर्न कंपनियों की बात करें तो भारत की यूनिकॉर्न कंपनियां चाहे कितनी भी रही हो, उन कंपनियों की
जो 46% है, ठीक है, टॉप स्थिति पे जो ऑफिसर हैं वो पुरुष हैं, बाकी 4% क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है। यानी कि ये रिपोर्ट दर्शा रही है कि भारत में, ठीक है, महिलाएं कितनी शक्तिशाली हैं वित्तीय क्षेत्र में और पुरुष कितने शक्तिशाली हैं, ठीक है। तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुष बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं वित्तीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो वित्तीय क्षेत्र में जो टॉप पोजीशन होती है किसी कंपनी की उसको सीएफओ बोलते हैं और उसमें 96% पुरुष हैं, ठीक है। देखो अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका की जितनी भी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं उनमें 83% है, 83% सीईओ कौन है, पुरुष है, और महिलाएं कितनी है, 17% है, ठीक है। तो देखो ये तो बात याद रखनी है, ऊपर वाली तो भारत के बारे में और नीचे वाली अमेरिका के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर दोनों देशों की महिलाओं की अगर तुलना करें, ठीक है, दोनों देशों में महिलाएं अच्छी स्थिति में कौन से देश की हैं, तो अमेरिका की हैं, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की भारत से ज़्यादा जो शिक्षित महिलाएं वो टॉप लेवल पर हैं, ठीक है, और उनके पास वित्तीय संपत्ति ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर कही गई हैं, ठीक है। अगर सत्य कथन की इसमें चयन करना था, ठीक है, 4 कूट दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है वोक वाटर टैलेंट एडवाइजर रिपोर्ट 2023 के बारे में, क्योंकि ये हाल ही में जारी की गई थी, इसलिए भी एक चर्चा का मुद्दा रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाल ही में अखबारों में देखा गया अकीरा क्या है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अकीरा क्या है, ठीक है। तो अकीरा क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेटावर्स सॉफ्टवेयर, एक तरह का रेस समवेयर, ठीक है। तीसरा है एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अकीरा क्या है, देखो अकीरा एक क्या है, वायरस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि ये रैंसमवेयर है, क्या है, रैंसमवेयर है, ठीक। तो ऑप्शन होगा जो बी है वो सही आंसर है, ये एक तरह का रैंसमवेयर है, ठीक। तो अकीरा की अगर बात करें, अकीरा का कार्य क्या है कि ये थर्ड पार्टी, जो सामने वाली पार्टी होती है, उसके सिस्टम में प्रवेश करके वहाँ की जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं, ठीक है, उनको लॉक कर देते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है उनको चुरा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, हैकर क्या करता है, उन फाइलों को ओपन करने के लिए, यानी कि दोबारा से रीओपन करने के लिए वो पैसे तस्करी की मांग करता है, ठीक है। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि फाइलों को चुराना, ये इन्फॉर्मेशन को चुराना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना है कि अकीरा क्या है, एक तरह का रैंसमवेयर है, ठीक है। अगर आप अपने सिस्टम में ऐसा कुछ देखते हैं अकीरा वाला सॉफ्टवेयर, तो प्लीज़ उसको डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आपकी जो फाइलें हैं वो चुरा ली जाएंगी और सिस्टम लॉक हो जाएगा, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में राजस्थान का स्थान कौन सा है। एक पूरे भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है सौर ऊर्जा के मामले में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। देखो सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा उत्पादित करने में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ठीक है। कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है, ठीक है। कितनी सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है, तो 17,500 मेगावाट है, कितनी, 17,500 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करता है राजस्थान, ठीक। अगर पवन ऊर्जा की बात करें कि पवन ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो पवन ऊर्जा में चौथा स्थान है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक। और पवन ऊर्जा में कितनी बिजली का उत्पादन करता है राजस्थान प्रतिवर्ष, ठीक, तो 5,200 मेगावाट है, 5,200 मेगावाट का उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान है और पवन ऊर्जा में चौथा स्थान है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा में पहला स्थान किसका है, तो हमने पढ़ा था कि गुजरात है पहले नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भारत का पहला 24/7 जो सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, ठीक है, यानी कि ऐसा गांव जहां पर 24 घंटे सौर ऊर्जा उपलब्ध रहती है, ठीक है। जो ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है, सौर ऊर्जा होती है, ठीक। कौन सा है, भादला, पावागाड़ा, मोडेरा और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का पहला गांव जिसमें 24/7 सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है वो है मोडेरा, ठीक है। और ये मोडेरा गांव कहाँ पर है, ये गुजरात में है, ठीक है। और इसी गांव में देखो याद रखना है सूर्य मंदिर भी है, जिसको मोडेरा का सूर्य मंदिर बोलते हैं, क्या है, सूर्य मंदिर है,
ठीक है। तो वो सूर्य मंदिर का अगर निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण कौन करवाया था, तो सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, भीमदेव प्रथम। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने। कब करवाया था, तो 1026-27 के आसपास करवाया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रही अंतिम पंगाल का संबंध किससे है, ठीक है। अंतिम पंगाल क्या है, एक महिला है, ठीक। इसका संबंध किससे है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैडमिंटन से, हॉकी से, कबड्डी से, कुश्ती से, ठीक है। तो अंतिम पंगाल का संबंध किससे है, कुश्ती से है, ठीक। अगर कुश्ती से यहाँ पे कुश्ती ना होकर रेसलिंग होता तो रेसलिंग से है, ठीक। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि अंतिम पंगाल कौन है, कि भारत की एक महिला पहलवान है और वह पहली बार अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप रह चुकी है, ठीक है। और 2022 में उसने क्या किया था कि जो वर्ल्ड अंडर जो 20 है, ठीक है, यानी कि 20 साल से कम उम्र की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो रेसलिंग में भाग ले रही हैं, उन समय ये क्या कर रही है, चैंपियन रही है, ठीक है। और इसने क्या किया था, स्वर्ण पदक जीतकर अब देश का मान बढ़ाया है, ठीक है। तो इसलिए एक चर्चा का मुद्दा रही है और आपको ये याद रखना है कि अंतिम पंगाल का संबंध किससे है, तो रेसलिंग से है या कुश्ती से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हाल ही में पैरा आर्चर विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है, ठीक है। यानी कि जो पैरा आर्चर विश्व चैंपियनशिप हुई है, ठीक है, वर्तमान समय में, इसमें भारत की किस खिलाड़ी ने क्या जीता है, रजत पदक जीता है, ठीक है। तो कौन से खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, और ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की किसी एक महिला ने ये जो पैरा आर्चर विश्व चैंपियनशिप है उसमें जाकर पदक जीता है, और कौन सा, रजत पदक जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक नहीं जीता है, ठीक। तो 4 नाम दिए गए हैं, शीतल देवी, सरिता, राकेश कुमार और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किसने जीता था ये रजत पदक, शीतल देवी ने जीता था, ठीक है। तो ये जो शीतल देवी है इसके दोनों हाथ नहीं है, ठीक, क्या नहीं है, दोनों हाथ नहीं है। उसके बाद भी इसने क्या किया कि तीरंदाजी में रजत पदक जीता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला ये स्काई रूट क्या है, ठीक है। स्काई रूट क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कभी कभी आपको अखबारों में देखने को मिल जाता है ये शब्द स्काई रूट। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जापान की एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसी, भारत का पहला निजी अंतरिक्ष लॉन्च स्टार्टअप है, ठीक है, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है, और इनमें से कोई नहीं। तो स्काई रूट क्या है, ये भारत की पहली निजी अंतरिक्ष लोन स्टार्टअप है, ठीक है, यानी कि भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी है जो अपना ही मतलब अंतरिक्ष यान लॉन्च करती है, ठीक है। अंतरिक्ष यानों को लॉन्च करने के लिए, ये अंतरिक्ष यान बनाने के लिए ये स्टार्टअप कंपनी जानी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है स्काई रूट के बारे में कि भारत की एक महत्वपूर्ण निजी कंपनी है, ठीक है। और हाल ही में इसने क्या किया है, इसरो के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है, ठीक है। तो हाल ही में भारतीय सेना ने INS कृपाण किस देश को सौंपा है, ठीक। तो INS कृपाण है, चूँकि ये जो भारतीय सेना का, नौसेना का एक हिस्सा रहा था पहले, ठीक है, और लगभग इसने 32 साल तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवा दी है। उसके बाद भारतीय सेना ने इसको दूसरे देश को सौंप दिया है। तो कौन से देश को सौंपा है, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव और वियतनाम, ठीक है। तो INS कृपाण हमने किसको सौंपा है, वियतनाम को सौंपा है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी जो हमने बात की थी ऑफ़र के बारे में, ठीक है, तो उस ऑफ़र के बारे में आपको दूसरे मतलब फ्रेंडों के साथ उसको शेयर करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना है ताकि वो लाभ ले सकें, ठीक है। और ये जो ऑफ़र वैलिड रहेगा 8 अगस्त तक, ठीक है। 8 अगस्त के बाद में ये जो 31% का एक्स्ट्रा ऑफ दिया गया है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो सामान्य ऑफ दिया जा रहा है आप सिर्फ उसी का लाभ ले पाएंगे, लेकिन 8 अगस्त से पहले अगर आप किसी कोर्स को परचेज करते हैं तो 31% ऑफ अलग से मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।